उत्तराखंड के 5 जिलों में बनेंगे सघन फसलों के सैटेलाइट केंद्र, किसानों को दी जाएगी तकनीकी जानकारी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बदली व्यवस्था, व्यापारियों को अब 2 साल में मिलेगी एनओसी। और एक दिन में 13,000 तीर्थयात्री ही कर सकेंगे बाबा के दर्शन। 2,000 का स्लॉट तीर्थ यात्रियों के लिए रखा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून में जिला प्रशासन ने सड़कों और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की 5 टीमों ने अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की। करीब 75 इलाकों से अतिक्रमण, अवैध रेहड़ी ठेला हटाए गए और जेसीबी से स्थायी निर्माण भी ध्वस्त किया गया। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्का विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की एक नहीं चली। जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर 5 जोन में की जिम्मेदारी बांटते हुए नगर निगम, पुलिस प्रशासन, लोनिव, एमडीए की संयुक्त टीमें बनाई गई थी। कार्रवाई के दौरान नगर निगम को 2 टीमों ने घंटाघर से मसूरी डायवर्जन, रेस्पना पुल से आईएसबीटी सहारनपुर रोड 6 नंबर से रायपुर रोड तक कार्रवाई की और इसमें अतिक्रमण के चालान काटकर जुर्माना भी वसूला गया। 100 से ज्यादा अवैध ठेलियां भी जब्त किए गए। जो ट्रैफिक कंजेशन का इशू होता है, स्पेशली जो जंक्शंस हैं हमारे, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो गया और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है उसके अंदर इश्यूज आते हैं, तो उसके क्रम में जो नगर निगम है और ट्रैफिक पुलिस है और जो हमारे प्रशासन की टीम है वो गई है आज अतिक्रमण हटाने। 5 टीमें बनाई गई हैं और वो 5 टीमें जो हैं जहाँ जहाँ अतिक्रमण की अदरवाइज भी हमारे पास सूचना आ रही है, स्पेशली फुटपाथ और जंक्शंस और मेन रोड जो हैं जहाँ पे हमें ट्रैफिक का भी इशू आ रहा है, वहाँ पे हम फर्स्ट फेज में कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। 18 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट और 19 और 20 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के सभी जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली, बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई हैं। किसानों को विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि गेहूं समेत कई तरह की फसल इस समय तैयार हैं। बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, 18 शाम रात से जो है मौसम में बदलाव आ रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जिसकी वजह से रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली है। तो 18 शाम रात से जो है मैं कहूँगा जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें तो अनेक जगहों तक में कल शाम रात से जो एक्टिविटी वो शुरू हो जाएगी, हल्की से मध्यम तक की। और जो गढ़वाल क्षेत्र है हमारा, उसमें भी कुछ जगहों में जो है हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरुआत कल रात से हो जाएगी। इसके साथ जब आप 19 और 20 को जाएंगे या 21 को जाएंगे तो इसमें भी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर जगहों में 19 और 20 को जो है हल्की से मध्यम बारिश और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो दिखेगी। इसके साथ साथ जब आप 21 में जाएंगे तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि मैं जो है अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है 21 तारीख को भी मिलेगी। 22 में हालांकि जो एक्टिविटी वो कम होनी शुरू हो जाएगी। कुमाऊं क्षेत्र में कुछ जगहों तक में रहेगी। आदनर के जो डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल रीजन के उनमें भी कुछ जगहों तक में एक्टिविटी हल्की वो मिलेंगी और बाकी जगह मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और 23 से करीब करीब क्लियर होना शुरू हो जाएगा। छुटपुट एक्टिविटी हायर रीचेज में आप कह सकते हैं कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें थोड़ी हो सकती है। बढ़ते आगे, सोमवार को रुड़की के तहसील परिसर में विजिलेंस टीम ने चकबंदी कार्यालय में छापा मारकर चकबंदी सीओ के पेशकार को 10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है, जो कि किसान से दाखिल खारिज के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। और इस मामले में विजिलेंस के अधिकारी मनीष रावत ने बताया कि आरोपी पेशकार की रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी और कई घंटों की लंबी पूछताछ और कार्रवाई के बाद विजिलेंस की टीम देर शाम आरोपी पेशकार को अपने देहरादून ले गई, जहां उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी में हुए अतीक अहमद हत्याकांड के बाद सुरक्षा एजेंसियों की ओर से मुख्यमंत्री की सुरक्षा और सख्त करने की सलाह के बाद पुलिस मुख्यालय में भी उनकी सुरक्षा और कड़ी करने को लेकर सतर्क हो गया है। पुलिस मुख्यालय में इसे लेकर अधिकारियों की बैठक भी हुई। एडीजी कानून व्यवस्था व मुरुगेशन ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय या मुख्यमंत्री के किसी भी कार्यक्रम में लोग बिना सख्त चेकिंग के उनसे मिलने नहीं जा सकेंगे। पौड़ी जिले के रेखड़ी खाल और भूमाकोट क्षेत्र में बाघ के हमले से अब 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन हरकत में आया है और इस क्षेत्र के विधायक दिलीप रावत ने भी बाघ के हमले से ग्रामीणों को निजात दिलवाने के लिए प्रशासन को गश्त बढ़ाने को कहा है। कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने दिलीप रावत के बयान पर पलटवार भी किया। अनुकृति ने कहा है कि कॉर्बेट पार्क से देश बड़ा फायदा राजस्व एकत्रित होने से पहुंच रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व यहां से प्राप्त होता है और इसीलिए इसे लैंस डाउन के लिए अभिशाप कहना गलत है। जिलाधिकारी ने प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पेड़ी को निर्देशित किया कि अग्रिम आदेश तक पशुओं के चारापत्ती की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने संबंधित क्षेत्र के डीएफओ को क्षेत्र में पिंजरों की संख्या बढ़ाने को कहा है। कैमरा ट्रैप, जिम कॉर्बेट के विशेषज्ञों से संपर्क कर 2 टोक्यूलाइजर टीम और मुख्य मानकों के साथ 10 किलोमीटर परिधि का जीपीएस मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भय का माहौल बने रहने तक धारा 144 जारी रखने को कहा गया है। बाघ गांव के करीब न आए, इसके लिए तैनात फॉरेस्ट कर्मियों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। रेखड़ी खाल और धूमाकोट क्षेत्र में बाघ की दहशत, जिलाधिकारी के आदेशों पर लगा नाइट कर्फ्यू। दोनों क्षेत्रों में बाघ के हमले से अब तक 2 लोग जान गंवा चुके हैं। इसके चलते ये सतर्कता बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने धामी सरकार को घेरने की कोशिश की है। के न्यूज इंडिया के संवाददाता से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि धामी सरकार को लैंड जिहाद मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की सरकार से अपील की है और अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर उठ रहे तुष्टीकरण के सवाल पर कहा कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी सड़क पर है, बेरोजगार सड़क पर है, प्रदेश का विकास अवरुद्ध है, जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। देखिए, सरकार से हमारा यही कहना है कि श्वेत पत्र जारी करें वो और बताए कि सभी यहाँ जो है आर्थिक स्थिति क्या है राज्य की, और कहीं एनक्रोचमेंट हुआ है तो वो चाहे किसी के भी कार्यकाल का हो, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए पूरी तरीके से। और भी नॉट इवन ये एनक्रोचमेंट ये है, सभी है, बहुत सी लोग, कई ऐसी संस्थाएं बनी हैं, कुछ लोगों ने जो भी एनक्रोचमेंट किया है तो सबको हटाया जाएगा। ये तो न्यायालय का जो भी निर्णय होगा सभी को मान्य होगा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर अपनी पार्टी के नेताओं द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि लोकतंत्र के तहत पार्टी के नेता अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन पार्टी की एक मर्यादा है और पार्टी लाइन से बाहर जाकर नेताओं को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और आपको बता दें कि द्वारहाटा में कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने अपने ही पार्टी प्रभारी देवेंद्र यादव को हटाने की मांग की है। ये लोकतंत्र में अपनी राय बताना, अपनी आवाज़ जो है तमाम लीडरशिप के सामने रखना, ये लोकतंत्र का तकाजा है। सबको अपनी राय देने का अधिकार है, उसकी एक मर्यादा की रेखा है
उस मर्यादा की रेखा का उल्लंघन किए बगैर अगर कोई अपनी बात कहता है तो लोकतंत्र में सबको बात कहने का अधिकार है। आगे कांडा क्षेत्र और दुग नाकुरी क्षेत्र के अधिकतर गांव में अवैधानिक तरीके से हो रहे खड़िया खनन से गांव के रिहायशी जो मकान हैं, खेत खलिहानों सहित सामाजिक स्थलों के आसपास बड़ी तेजी से बड़ी व छोटी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। चुने हुए जो जनप्रतिनिधियों की कमाने हैं, उनकी कमाने की होड़ में कांडा और दुग नाकुरी क्षेत्र की जमीन व जंगल नदी में समा जाने को आमादा है और इन परिस्थितियों में हिमालय की ढलान खत्म, पेड़ों का कटते जाना सब जो कहानियां हैं वो प्रभावित कर रही हैं। जिंदगी खत्म होती जा रही है, परिवारों की आवाज़ों को सुनने वाला कोई नहीं बचा है। जिला प्रशासन बागेश्वर गांव में हो रहे खड़िया खनन की विनाश लीला से अनजान है। प्रशासनिक फरमानों का खनन कारोबारियों पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। पहाड़ प्रेमी प्रसिद्ध इतिहास शेखर पाठक ने भी बागेश्वर में हो रही खनिज संसाधनों के लूट पर अपनी चिंता व्यक्त की है। बहने लगी और खनन जब स्टार्ट होता है तो उसका पता नहीं चलता कहाँ, और कोई इसकी लिमिट नहीं है कि 50 मीटर 100 मीटर तक खनन होगा, इसका कोई चेकअप नहीं है। और इसमें क्या है कि कुछ बैड एलिमेंट भी हैं जिन अगर हम जाते हैं तो वो हमसे गाली गलौज करते हैं और मतलब जान से मारने तक की हमें धमकी देते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग उसको पूरा फाइट करें गाँव वाले कि भाई ये जो है ना सारा नुकसान आज अभी हमने दिखाया है, कई मकान दिखा दिए हैं आप लोगों को भी, तो उनमें दरारें आ गई हैं और धंसने लग गए हैं और नुकसान हमें आगे उम्मीद है कि आगे काफ़ी नुकसान होने की उम्मीद है। उसकी बात यह है कि संसाधनों से भरपूर है, हालांकि संसाधनों के इस्तेमाल के चक्कर में उसकी लूट हो गई है, इसलिए इतना खुद गया है ये ज़िला, जिसके बारे में इस ज़िले को शर्म करनी चाहिए और उस पर रोक लगानी चाहिए। कुछ कोशिश करनी चाहिए कि वो नियंत्रित और नियमित हो, यानी कि नियमन हो, उसका कंट्रोल्ड हो। ये जंगलों का कटान सबसे बड़ी चीज़ बनी हुई है। अब वैज्ञानिक तरीके से सड़कों को बनाने का धंधा अभी चला हुआ है। ये सब चीज़ें होते हुए भी बड़े वैज्ञानिक तरीके से कम विनाश के साथ ये हो सकती थी, वो समझ हमारे नेतृत्व में नहीं है, लेकिन कभी न कभी हमारी नई पीढ़ी को आएगी, तब संभालेंगे तो कितना बचा रहेगा तब तक मैं कह नहीं सकता। बढ़ते आगे, लक्सर में दूसरे समुदाय की युवती को लेकर फरार लक्सर के युवक को पुलिस ने अमृतसर में धर लिया। धर दबोचा है, पुलिस को वहीं से युवती भी मिल गई। इसके अलावा युवक से 50,000 रुपए भी बरामद किए गए। सोमवार को पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया। जब कोर्ट में युवती के बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। लक्सर के गाँव का युवक 5 दिन पूर्व दूसरे समुदाय की लड़की लेकर फरार चल रहा था। इसमें ये 2 दिन पहले ही ग्राम बाडी टीम से एक युवती का जाना प्रकाश में आया था और जो एफआईआर मिली थी उसके हिसाब से एक उसी गांव का लड़का फरमान उसके द्वारा उस लड़की को ले जाना प्रकाश में आया था। और हमने तत्काल जो है मौके पे पुलिस टीमें लगाकर उसकी बरामदगी काफ़ी प्रयास किए और कल रात को जो है वो लड़की लड़के के साथ अमृतसर से बरामद करी गई। और साथ ही साथ ये भी प्रकाश में आया कि जो लड़का है वो फर्जी रवाने बनाने का काम करता था, जो उसके दूसरे मोबाइल से बरामद हुए हैं, तो उसमें 420 की भी धाराएं बढ़ा के उसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर रामनगर से है, जहां एक और अवैध खनन खुलेआम चल रहा है। वहीं अवैध खनन से हर रोज सरकार को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन अवैध खनन रोकने को लेकर सरकार और विभाग के प्रयास पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होने के चलते उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तराई पश्चिम वन प्रभाग के रामनगर में तैनात महिला वन दारोगा सोनी शर्मा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि ग्राम छोई क्षेत्र में स्थित नदी से अवैध खनन को लेकर अधिकारियों के निर्देश पर खाई खोदने का काम किया गया और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर में तैनात वन दरोगा सोनी शर्मा ने थाने पर एक तहरीर दी थी। इन्होंने 2 दिन पहले अवैध खनन को रोकथाम के लिए खाइयाँ खोदी थी और जिसमें पंकज सुयाल और तेजपाल चौधरी नाम के 2 व्यक्तियों ने इन्हें मोबाइल से कॉल करके जान से मारने की धमकी दी है। तो इनकी तहरीर पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है धारा 186, 504, 506 आईपीसी में, जिसकी विवेचना चल रही है।
सर मेरे पास धमकियाँ तो पहले भी आई हैं, ट्रांसफ़र कराने की धमकी दी गई है। 2 दिन पहले सीएफ साहब का प्रोग्राम था, खाई खोदने के लिए कहा गया था। खनन माफियाओं के द्वारा जो वहाँ पे अवैध खनन चल रहा था, उसके लिए धमकी दी गई कि जो अगर आपने रास्ता मैंने खाई खोदी तो खाई पाटने के लिए मुझसे कहा गया कि अगर आप खाई नहीं पाटते हैं तो ऐसा है, आप किसी वाहन के नीचे जो दुर्घटनाएँ घटती रहती हैं कोसी में, तो वो आपके साथ भी हो सकती है। और शाम को 8:30 बजे करीब ये दारू पी करके मुझे धमकी दी गई है। मेरे पास फ़ोन आए जिसमें एक पंकज सयाल, जो पहले भी मेरे पास इनके द्वारा मुझे ट्रांसफ़र कराने की धमकी दी गई थी पंकज सयाल से, और इन्हीं के द्वारा खाई खोदने के लिए कहा गया। यही जो है खनन माफियाओं से मिले और यही मुझसे खाई पटवाने के लिए भी कह रहे थे। रुक करते हैं अगली खबर का। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम दुधली में जल जीवन मिशन के तहत बनी योजना का स्थलीय निरीक्षण करने आज भारत सरकार के एडिशनल डिप्टी नियंत्रक जनरल संध्या शुक्ला, प्रमिंदर यादव IAS और नीतीश झा सचिव पेयजल एवं स्वच्छता अभियान उत्तराखंड सरकार ने किया। स्थलीय निरीक्षण किया। लाभार्थी ग्रामीणों से अधिकारियों ने फीडबैक लिया और लाभार्थी ग्रामीणों ने बताया कि जब से जल जीवन मिशन की योजना के तहत हर घर नल हर घर जल की योजना से जोड़ा गया है, तब से हमारे घर और गांव में भरपूर मात्रा में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध है। यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम बेनिफिशियरीज से डायरेक्टली बात करके पूछ सकें कि वो इस योजना से कितने खुश हैं, कितने लाभान्वित हैं। हमारा यही काम है और हम उसके लिए अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं। धन्यवाद। जब से जल जीवन मिशन की योजना हमारे यहाँ आई है तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। क्या होता था, पहले पानी जो है बहुत कम टाइम के लिए आता था, सुबह शाम आता था, लेकिन आधे घंटे के लिए ही आता था। और अब जब से ये जल जीवन मिशन के तहत जो पानी की योजना आई है, इसमें पानी जो है हमारे बहुत देर तक आता है, काफ़ी देर तक आता है और ज़्यादा आता है। इससे क्या होता है, हमारी समस्याएं जो है कम हुई है। पहले गर्मियों में पानी बहुत कम आता था, कभी कभी तो आता ही नहीं था, हमें टैंकर मंगवाने पड़ते थे, ये प्रधान जी को बोलकर या कभी जो हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य उनसे बोलकर कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, 4-5 दिन हो गए हैं, तो आप टैंकर भेजिए जिससे कि हमारी समस्या खत्म होए। लेकिन अब जो है 2-3 सालों से, जब से जल जीवन मिशन के तहत जब सबके यहाँ नल लगे हैं और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण साल, आप लोग जानते हैं, हमारी 15,000 गाँव में से आज की तारीख में हम लोग लगभग 1000 गाँव ऐसे हैं जिसमें हमने सारे काम खत्म कर लिए हैं। 115 के करीब सर्टिफाइड है, बाकी गाँव में सर्टिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। बट जो शेष अभी भी 14,000 गांव ऐसे हैं जिसमें कि काम हमारा चल रहा है। जैसे यहाँ आपने देखा दुधली में सारा काम खत्म हो गया, पर दुधली के बगल में एक और गांव जो क्यारी है, वहाँ अभी काम चल रहा है। तो ये साल हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आप सब लोगों से उम्मीद करूँगा कि सभी लोग मिल करके, क्योंकि एक सिर्फ एक सरकार की मशीनरी का नहीं, ये सभी लोगों का एक जन आंदोलन बनना चाहिए। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले राज्य में होने वाले निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। और इसी कड़ी में एक और जहां बीजेपी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अपने ही झगड़ों में उलझी हुई है और उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अपने ही प्रभारी देवेंद्र यादव को हटाए जाने की हाईकमान से मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं में बढ़ते इस असंतोष को शांत कराने के लिए हाईकमान ने पार्टी के वरिष्ठ नेता PL पुनिया को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा है और PL पुनिया 3 दिनों से नाराज नेताओं को बंद कमरे में समझाने की कवायद तेज है। उत्तराखंड में इस साल होने वाले निकाय और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में एक और जहां बीजेपी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, तो वहीं मुख्यमंत्री की सांसदों के साथ बैठक भी हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने ही झगड़ों में उलझी हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अपने ही प्रभारी देवेंद्र यादव को हटाए जाने की हाईकमान से मांग कर रहे हैं।
हाईकमान ने पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा है। पीएल पूनिया 3 दिनों से नाराज नेताओं को बंद कमरे में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने बाहर आकर मीडिया के सामने अपने ही प्रभारी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उन्होंने पर्यवेक्षक से कहा है कि प्रभारी को पार्टी नहीं बनना चाहिए था। फिर प्रभारी खुद ही टिकट बांट रहे थे और अब हार के बाद खुद ही समीक्षा भी कर रहे हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष बदले गए हैं तो फिर प्रभारी क्यों नहीं बदले गए? वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के बुलावे से नाराज हैं। हमने तो इसलिए कहा कि प्रभारी को पार्टी नहीं बनना चाहिए। प्रभारी को हटाने की बात हमने इसलिए की। भाई वही प्रभारी टिकट बांटते हैं और वही प्रभारी समीक्षा करने आते हैं। आप बताइए कि आपके पास लोग नहीं है जो टिकट भी वो बांटेंगे, समीक्षा भी वो करेंगे और फिर रिपोर्ट भी एक साथ वो देंगे। इसलिए हम तो साफ कह रहे थे कि प्रभारी को हटाना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस में चाहे कोई भी पर्यवेक्षक उनका आ जाए, उनके राहुल गांधी आ जाएं, सोनिया गांधी आ जाएं, जिस प्रकार से कांग्रेस में कई सालों से चाहे राज्य स्तर से लेकर के अब तक जो भी चल रहा है वो सबको मालूम है। उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह से मालूम है। कांग्रेस जब सरकार में रहती है तब भी उनके क्या हाल थे और जब वो विपक्ष में है तब भी उनके क्या हाल हैं, सब देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी इस समय विपक्ष में जनता के मांग को उठाने की है, उसको न उठा करके वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के व्यापारिक संबंधों को उजागर करने के बाद जैसा उम्मीद की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ किसी का बोलना बर्दाश्त नहीं करते, तो इसी बात को आज उन्होंने चरितार्थ करने का काम किया। सीबीआई पर दबाव बनाया और अरविंद केजरीवाल जी को बिना किसी कारण के सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा के लिए और भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ खड़ा है, संघर्ष कर रहा है, धरने प्रदर्शन में है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नवंबर 2023 को नगर निकाय का चुनाव संभावित है। 2 दिसंबर को नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नगर निकाय 2018 की बात करें तो उत्तराखंड में हुए नगर निकाय में चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की 7 मेयर की सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की, जबकि कोटद्वार और हरिद्वार में कांग्रेस की जीत हुई थी। वहीं 2013 के निकाय चुनाव में कांग्रेस को एक भी मेयर और चेयरमैन की सीट नहीं मिली थी। वहीं भाजपा इस साल भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार के भी चुनाव में परचम भाजपा का ही लहराएगा। वहीं कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। देखिए, केजरीवाल खुद अपने कारनामों से फंसे हुए हैं, अपने हरकतों से फंसे हुए हैं, अपने बड़बोलेपन से फंसे हुए हैं। जहां तक कांग्रेस के युवराज का प्रश्न है, नेता का प्रश्न है राहुल गांधी जी का, वो भी अपने बड़बोलेपन से, अपने हरकतों से वो भी फंसे हुए हैं। इसमें इनको फंसाने का किसी का योगदान नहीं है। ये स्वयं अपने ही क्रियाकलापों से फंस रहे हैं और फिर दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। 2024 के लिए यही लोग कवायद शुरू कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कितना इकट्ठा रहेंगे, कितना आगे चल पाएंगे तो भविष्य बताएगा। भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए एक आइडियल पार्टी बन गई है। साहब भीमराव अंबेडकर की कलम में इतनी ताकत है, हमारे तमाम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो विरासत है वो इतनी मजबूत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के सरदार पटेल से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के मौलाना आज़ाद से लेकर के हमारे देश के तमाम वो शहीद भगत सिंह जी, अशफाक उल्लाह जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए शहादत दी, उनकी विरासत इतनी मजबूत है कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू जो स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे, उनको वो विरासत कभी जीतने नहीं देगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। सीएम धामी के लिए सेमीफाइनल जीतना बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस निकाय और लोकसभा चुनाव को फतह कर पाएगी? क्या कांग्रेस के नेता अपने ही झगड़ों में उलझे रहेंगे? क्या भाजपा एक बार फिर लोकसभा की 5 और निकाय की सभी सीटों को जीतने वाली है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट।
तो लोकसभा चुनाव की जीत की तैयारी में सभी पार्टियां नजर आ रही हैं और अपना दम भरती हुई नजर आ रही हैं। ये आने वाला वक्त तय करेगा कि किसकी जीत कितनी पक्की है। इसी के साथ उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।